इस चैप्टर में हमने संधारित्र के बारे में पढ़ा है। गोलीय संधारित्र की धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमने ज्ञात किया है, निकाला है। आज के हमारे इस टॉपिक में हम बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र में एक इसका पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये बेलनाकार संधारित्र में आंतरिक बेलन A है, जिसकी त्रिज्या A तथा जिसकी लंबाई जो है वो हमने L ले ली है। साथ ही एक बार बेलन भी है इसमें, ये हमने एक बाहर बेलन लिया। इस तरह से इस बाह्य बेलन की जो त्रिज्या है वो हमने B ले ली है तथा लंबाई सेम है। तो इस तरह से बेलनाकार संधारित्र में दो बेलन होते हैं। एक बेलन हमने A से प्रदर्शित किया और दूसरे बेलन को हमने B से प्रदर्शित किया है। बेलन A की जो त्रिज्या है वो स्मॉल a और उसकी लंबाई L है। इसी प्रकार बाह्य बेलन B का जो लंबाई है सेम और त्रिज्या जो है वो आपकी स्मॉल b है। जब हम इस आंतरिक बेलन को आवेश देते हैं तो आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस आवेश के कारण, इस धन आवेश के कारण बाह्य बेलन B के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल पर धन आवेश जो होता है वो प्रेरित हो जाता है। किंतु हम इस बाह्य बेलन का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, जिससे पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इन धन आवेशों को निरावेशित कर देते हैं। यानी कि इस पर सिर्फ और सिर्फ अब चालक P पर या बेलन B पर सिर्फ ऋण आवेश ही शेष बचता है। इस प्रकार माना A आंतरिक बेलन जिसकी त्रिज्या A तथा लंबाई L है तथा बाह्य बेलन B की त्रिज्या B है। मान लेते हैं आंतरिक बेलन A पर आवेश घनत्व बराबर प्लस लैम्डा। ये आंतरिक बेलन A के एकांक आयतन पर आवेश घनत्व जो है प्लस लैम्डा है, क्योंकि हमने यहाँ बेलन A को धनावेश दिया है तो धनावेश इसके पृष्ठ पे समान रूप से क्या है, वितरित हो गया है। तथा इस धनावेश के कारण इस बाह्य गोले B के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश जो है प्रेरित हो गया है और इसका संबंध जो है पृथ्वी से होने के कारण इसका संपूर्ण धनावेश जो है वो पृथ्वी में चला जाता है। इस तरह से बाह्य बेलन पर सिर्फ और सिर्फ ऋण आवेश ही शेष बचता है। अतः बाह्य बेलन B के प्रति एकांक आयतन पर आवेश घनत्व मान लेते हैं माइनस लैम्डा, क्योंकि बेलन B पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, हमारे पास ऋण आवेशी शेष बचा हुआ है। अब इस आंतरिक चालक से
मान लेते हैं दोनों चालकों के मध्य यानी कि बेलन ए और बेलन बी के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा हुआ है। दोनों बेलनों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई माध्यम है। यहां से हम दोनों बेलनों के बीच ये देखिए आर दूरी पर ना इसकी त्रिज्या ए है ना ही इसकी त्रिज्या बी है, तो ए से थोड़ी अधिक और बी से थोड़ी कम, तो ये हमने आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया है, पी ले लिया है। आंतरिक बेलन ए से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। ये गॉस के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा हुआ है। E इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो है एप्सिलॉन नॉट जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन आर जो है दोनों बेलनों के मध्य भरे हुए पदार्थ का परावैद्युतांक, और आर जो है ये बिंदु P की बेलन A से दूरी है। समीकरण ले लेते हैं हम इसे फर्स्ट, परंतु हमें मालूम है E इक्वल्स टू होता है माइनस dV अपॉन dr, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। अगर हम dV की वैल्यू निकालें यहां से, तो dV की वैल्यू हमें मिलेगी E इंटू dr फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। E की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसे ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट put the value of E in equation second, we get, देखिए समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें मिलेगा dV इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू dr। अतः बेलन, अतः बेलन A तथा B के बीच विभवांतर मान लेते हैं V है। अब हमें इन दोनों बेलनों के बीच विभवांतर निकालना है, तो बाह्य बेलन हमारे पास क्या है, B है, और आंतरिक बेलन क्या है हमारे पास A। फ्रॉम B टू A, इस अगर स्मॉल अमाउंट ये हमारा जो कम मात्रा में विभवांतर है, अगर हम इसका समाकलन करें तो हमें दोनों बेलनों के बीच विभवांतर मिल जाएगा। ये आपका आ गया dV। V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम B टू A dV। dV की वैल्यू है हमारे पास B टू A लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू dr विथ माइनस साइन। ये हमने dV की वैल्यू अभी निकाली थी। V इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटीग्रेशन फ्रॉम B टू A 1 अपॉन R इंटू dr। V इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लॉग 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग R होता है, तो ये आपका आ जाएगा लॉग R।
फ्रॉम बी टू ए। v इक्वल्स टू, अगर हम इस माइनस साइन को हटा दें तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग आर। देखिए ये माइनस हमने हटा दिया तो ये आपका हो जाएगा a टू b। अब वैल्यूज पुट करेंगे, r की जगह पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग ई। r की जगह पे पहले अपर लिमिट दैट इज b माइनस लॉग e बेसिस पे a। लॉग के नियम से हमें मालूम है लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन बी। तो इस तरह से v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग b अपॉन a। ये जो आपका आया है ये लॉग के फॉर्मूले से आया है, लॉग a माइनस लॉग b इक्वल्स टू लॉग a अपॉन b। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। परंतु धारिता संधारित्र की धारिता C बराबर हम जानते हैं Q अपॉन V होता है संधारित्र की परिभाषा से, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। इक्वेशन थर्ड से हम V की वैल्यू रख देंगे तथा लैम्डा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन L। किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो Q की वैल्यू हमारे पास होगा लैम्डा L। अब इस इक्वेशन को C इक्वल्स टू हम पुट कर देते हैं, अतः C इक्वल्स टू Q की वैल्यू हमारे पास लैम्डा L और V की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन थर्ड से जो आई है लैम्डा L अपॉन इसकी वैल्यू है आपके पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लॉग b अपॉन a। लैम्डा और लैम्डा जो है आपका कैंसिल हो गया, ये पूरी वैल्यू ऊपर आ जाएगी तो ये आपका हो जाएगा c इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर l अपॉन लॉग e b अपॉन a। ये जो आया है इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। ये जो हमारा आया है संधारित्र की धारिता, ये इक्वेशन 4 जो है बेलनाकार संधारित्र की धारिता को रिप्रेजेंट करता है जब दोनों बेलनों के मध्य वायु या निर्वात की जगह पे कोई माध्यम बना हो। यदि हम इसे वायु या निर्वात के लिए लिए, वायु या निर्वात में जब दोनों बेलनों के मध्य वायु या निर्वात हो तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1। फिर इक्वेशन 4 से समीकरण 4 से ये हमारे पास मिलेगा C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो गई L अपॉन लॉग E बेसिस पे B अपॉन A। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे 5। ये जो हमारा आया हुआ है ये लॉग E बेसिस यानी कि चर घातांकी श्रेणी के पदों में है। यदि हम इसे लॉग जो हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक चर घातांकी फॉर्म पे और एक हमारा डेसिमल यानी कि दार्शनिक पद्धति में, अगर हम इसे लॉग 10 में कन्वर्ट करें तो उसके लिए एक हमारे पास कंटेंट जुड़ता है C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर L अपॉन लॉग, ये जो आपका E है ये आपका अगर 10 हो तो यहाँ पे आपको एक राशि जोड़नी पड़ती है 2.3026, तो ये लॉग E से 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका आएगा B अपॉन A। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे 6। ये था एप्सिलॉन आर परावर्तकांक के माध्यम के लिए, तथा वायु या निर्वात के लिए ये इक्वेशन हो जाएगा वायु या निर्वात के लिए
C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1, L अपॉन 2.3026, ये आपका log E से ये किसमें कन्वर्ट हो गया 10 पे। एक्सपोनेंशियल सीरीज यानी कि जो हम E ले रहे थे वो हमारा 10 में कन्वर्ट हो चुका है, और ये आपका आएगा B अपॉन A। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 7। इस तरह से इक्वेशन 4, 5, 6 और इक्वेशन 7 जो है बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। यहां से बेलनाकार संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। संधारित्र की धारिता की निर्भरता, ये आपका आएगा C जो है, देखिए यहां से L के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तथा B अपॉन A के C जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 अपॉन B अपॉन A के। इसका मतलब ये हुआ कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए B अपॉन A की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो धारिता का मान क्या होगा, अधिक होगा, और चालक जितना लंबा होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो इस तरह से आज हमने बेलनाकार संधारित्र देखा है। हमारा अगला टॉपिक होगा समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि आंशिक रूप से भरा हो। हमारा अगला टॉपिक है आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले हमने पढ़ा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अभी भी हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र ही है, लेकिन उसके बीच में कुछ दूरी तक एक परावैद्युत माध्यम भरा है, तब हम उसकी धारिता पे क्या फर्क पड़ता है वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। माना A और B समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, दो समांतर प्लेटें हैं। देखिए इस तरह से ये हमने एक प्लेट ले लिया है A, एक प्लेट हमने लिया है A, तथा दूसरा प्लेट हमने ले लिया है B। प्लेट A को हमने धन Q आवेश दिया, से हमने प्लस Q आवेश दिया है। तो दोनों प्लेटों के मध्य, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं D है। दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई का हमने एक परावैद्युत माध्यम लिया, जिसका परावैद्युतांक हमने क्या ले लिया, K ले लिया है। तब A पर इस धन आवेश के कारण इस परावैद्युत माध्यम के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल पर धन आवेश जो है वो प्रेरित हो जाता है, और इस माध्यम के धन आवेश के कारण प्लेट B के निकटवर्ती तल पर ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल पर धन आवेश जो है वो प्रेरित हो जाता है। किंतु जब हम इस प्लेट B का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो ये जो संपूर्ण धन आवेश है ये पृथ्वी में चला जाता है। इस तरह से प्लेट B पर केवल ऋण आवेश ही शेष बचता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो T भाग है ये हमारा माध्यम भाग है, इतने भाग में माध्यम है, और दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, हमारे पास D है। तो बाकी जो ये भाग बचा है, इतने भागों में क्या है, वायु है। तो वायु भाग जो है हमारा वो होगा आपका D माइनस T। इस तरह से D माइनस T भाग में जो है वो हमारा वायु है, और T भाग में क्या है, माध्यम है। तो माना A और B जो है समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। प्रत्येक का क्षेत्रफल हम ले लेते हैं A है, प्रत्येक का क्षेत्रफल बराबर A, तथा दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का
वैद्युतांक जो है हमारे पास K है। तब यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो हमें मालूम है सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। इस तरह से वायु भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं वायु भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ई नॉट। हमने पढ़ा है ई इक्वल होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है और सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास Q अपॉन A। तो इस तरह से ई इक्वल टू हमें मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ई नॉट इक्वल टू हमें मिल गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट, ये जो आया है ये हमारा वायु भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी प्रकार माध्यम भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं माध्यम भाग में तीव्रता E है और E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन अगेन A ही होगा, लेकिन यहाँ पे उसका परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K है। तो ये हमारे पास Q क्या, सिग्मा की वैल्यू होती है, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये K जो है ये आपका परावैद्युतांक है माध्यम का। सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास Q अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से माध्यम भाग में हमें तीव्रता मिल गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अरेंज करके लिख देते हैं A इंटू K। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे सेकेंड, जहां K जो है माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। तो इस तरह से वायु भाग में तीव्रता आ गई हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया है, और माध्यम भाग में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो आपका आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू K। इक्वेशन सेकेंड। प्लेटों A तथा B के बीच विभवांतर V इक्वल्स टू वायु भाग में विभवांतर प्लस माध्यम भाग में विभवांतर, माध्यम भाग में विभवांतर। देखिए T माइनस T भाग में क्या है, वायु है, और T भाग में क्या है, माध्यम। हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभवांतर में संबंध V अपॉन जो भी दूरी रहती है, R है तो R, V अपॉन R, V अपॉन D, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम V की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू R। तो इसी तरह से V इक्वल्स टू वायु भाग में विभवांतर, तो वायु भाग में तीव्रता है हमारे पास E नॉट, और वायु भाग की जो दूरी है वो कितनी है, D माइनस T। तो तीव्रता गुणित दूरी D माइनस T प्लस माध्यम भाग में विभवांतर। माध्यम भाग में हमने तीव्रता क्या लिया है, E ले लिया है, और माध्यम भाग की जो दूरी है या मोटाई है वो कितनी है, T है, तो E इंटू T। इस तरह से V इक्वल्स टू हमें मिल गया E नॉट D माइनस T प्लस E इंटू T। V इक्वल्स टू E नॉट की वैल्यू है हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और E T की भी वैल्यू है हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू K। दोनों की वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो V इक्वल्स टू हमें मिलेगा E नॉट की वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A
इंटू डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू है हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू टी। यहां से हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और हमारे पास बच जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे थर्ड, परंतु हमें मालूम है धारिता की परिभाषा से धारिता जो होता है C इक्वल्स टू क्यू अपॉन V है। V की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिलेगा C इक्वल्स टू क्यू अपॉन V की वैल्यू है हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और ये आपका आ जाएगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q और Q हमारा कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आके C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 4। ये जो इक्वेशन 4 है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है जब समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो आंशिक रूप से भरा हो। यदि हम d माइनस टी को कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अगर हम d माइनस टी को कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 अपॉन के। इक्वेशन लेते हैं 5। इस तरह से इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 जो है आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। धारिता का मात्रक होता है फैरेड। ये जो हमने कॉमन निकाला है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि अगर हम d माइनस टी को कॉमन ले तो हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन के कैसे होगा। इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आपको केवल इक्वेशन 5 तक ही बनाना है। इसके आगे जो ये मैं सॉल्व कर रही हूँ वो आपको समझाने के लिए है कि ये आपका कैसे आया। तो इसे आप देखिए, d माइनस टी 1 प्लस 1 अपॉन के है। d माइनस टी यहां से k का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे k प्लस 1 अपॉन में आ गया आपके पास k। यहां से हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते तो d माइनस टी का मल्टीप्लाई जब हम k से करेंगे तो d माइनस टी इंटू आ गया हमारे पास k प्लस d माइनस टी का इंटू हम 1 से करते तो हमारे पास आएगा d माइनस टी अपॉन में k। k क्या अंदर मल्टीप्लाई करें तो d के माइनस टी के प्लस d माइनस टी अपॉन में कितना आ गया हमारे पास k आया। यहां से हम d वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और t वाले टर्म को एक तरफ, तो d के प्लस d और माइनस t के माइनस t अपॉन k। यहां से अगर हम d की वैल्यू को d को कॉमन निकाले तो हमारे पास बचेगा k प्लस 1। यहां से अगर हम माइनस t को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा k प्लस 1 अपॉन में आ गया हमारे पास k। अगर हम देखें यहां भी k प्लस 1 है और यहां भी k प्लस 1। अगर हम k प्लस 1 को कॉमन निकाल लें, k प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा क्या, d माइनस टी अपॉन k। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं d माइनस टी और ये जो आपका k प्लस 1 है अपॉन k है, तो इस k को हम इसके बटे में भी लिख सकते हैं और इसके बटे में भी, तो ये आपका कट के 1 आ गया और 1 अपॉन k। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा d माइनस टी और 1 प्लस 1 अपॉन k। तो इस तरह से ये हमारा कॉमन निकल जाता है। आपको केवल इक्वेशन 5 तक ही सॉल्व करना है। ये जो आया है ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि ये आपका कैसे कॉमन आया है। तो इस तरह से आज हमने समांतर प्लेट संधारित्र जो कि आंशिक रूप से भरा हो और बेलनाकार संधारित्र वो हमने देखा, उसकी धारिता का व्यंजक हमने निकाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।